आइए आज हम ग्रहों की दृष्टियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जब भी हम ज्योतिष के संबंध में कोई भी फलादेश करते हैं अथवा किसी भी ग्रह के फलादेश को जब समझते हैं तो ग्रहों की सातवीं दृष्टि के अलावा ग्रहों की जो अन्य दृष्टियां हैं उसका विशेष महत्व है। बगैर उन सभी दृष्टियों को जाने हम जो ज्योतिषी सूत्र हैं उनको अच्छी प्रकार से समझ नहीं पाते हैं और ज्योतिष के फल कथन में अथवा फल कथन के समझने में हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना जो हमारे होरा शास्त्र में ये जो दिक्पराशर होरा शास्त्र है इसमें और जो विद्वानों का मत है अन्य पुस्तकों में ग्रहों की अन्य दृष्टियों के संबंध में उसका क्या है उसके बारे में विस्तार से देखते हैं। तो ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कह दिया जाएगा कि कोई भी ग्रह केंद्र त्रिकोण में चला जाए तो अच्छा है, कोई भी ग्रह लाभ स्थान में जाए तो भी अच्छा है, कोई भी ग्रह अपने से 6, 8, 12 में चला जाए तो अच्छा नहीं है और कोई भी ग्रह अपने से 8वें 12वें चला जाए पीड़ित भी हो जाए तो विशेष बुरा है। तो उस संबंध में ये कैसे होता है इसी संबंध में इन दृष्टियों का विशेष महत्व है। इन ग्रहों की दृष्टियों को जब हम जान जाएंगे, ग्रहों के मूल स्वरूप को जान जाएंगे, राशियों के स्वरूप को जान जाएंगे, नक्षत्रों के भी स्वरूप को जान जाएंगे, तो इस प्रकार से जानते जानते हम ज्योतिष को अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे। तो आइए देखते हैं क्या है दृष्टियों का चक्र अर्थात ग्रहों की अन्य दृष्टियाँ क्या हैं। हम यह जानते हैं कि सभी ग्रह सातवीं दृष्टि को जो है पूर्ण दृष्टि से देखते हैं अर्थात सातवें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं अर्थात ग्रहों की सातवीं दृष्टि पूर्ण होती है। यद्यपि इसमें हर ग्रहों की सातवीं दृष्टि को पूर्ण नहीं माना गया है तो भी अधिकांशतः का मत है कि सातवीं दृष्टि को पूर्ण मान लिया जाए। इसमें कुछ भेद आएगा जब सूक्ष्मता से हम देखेंगे तो वो ये है, आप देखेंगे ये दृष्टि चरण है अर्थात ये प्रथम दृष्टि है, द्वितीय दृष्टि का मतलब 50%, तृतीय दृष्टि का मतलब 75%, चतुर्थ दृष्टि का मतलब है 100% और ये सभी ग्रह लिखे गए हैं और यहाँ पे स्थान उनका दिया गया है। तो अब देखते हैं सूर्य जो है अपने से तीसरे और 10वें स्थान को एक चरण से देख लेता है। चंद्रमा तीसरे 10वें को भी एक चरण से देख लेता है, बुध भी एक तीसरे 10वें को एक चरण से देख लेता है, शुक्र भी तीसरे 10वें को एक चरण से देख लेता है और चंद्रमा और उसके बाद मंगल जो है एक चरण से 7वें स्थान को देखता है। जबकि हम यही जानते हैं कि मंगल जो है 7वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो इसमें विवाद है, इसलिए सामान्य लोगों का यही कथन है कि 7वें को स्थान को सभी पूर्ण दृष्टि से देख लेते हैं। अब सूक्ष्मता में जाएंगे तो मंगल 7वें स्थान को 25% दृष्टि से ही देखता है अर्थात एक चरण से देखता है और बृहस्पति जो है 4, 8 जो स्थान को अपने से जहाँ पे स्थित है वहाँ से चौथे और 8वें स्थान को एक चरण से देखता है। तो दूसरी दृष्टि जो ग्रहों की है तो सूर्य अपने से 9वें 5वें अर्थात त्रिकोण स्थान को जो है 2 दृष्टि से देखता है, चंद्रमा 9, 5 को भी 2 दृष्टि से देखता है और मंगल जो है 3, 10 स्थान को 2 दृष्टि से देखता है, बुध जो है 9, 5 को जो है 2 दृष्टि से देखता है, बृहस्पति 7वें स्थान को 2 दृष्टि से देखता है। तो इसमें 2 स्थिति आएगी, 7वें स्थान में मंगल, बृहस्पति और शनि में ये अंतर आएगा। तो बृहस्पति जो है मात्र 50% दृष्टि से ही 7वें स्थान को देखता है। इसमें शुक्र जो है 9वें 5वें को देखता है 2 दृष्टियों से और शनि जो है 4, 8 स्थान को 2 दृष्टियों से देख लेता है। अब आते हैं तीसरी दृष्टि जो 75% तक होती है और वो है कि चौथे आठवें सूर्य, चंद्र, बुध और शुक्र चौथे 8वें को 3 दृष्टियों से देख लेते हैं। मंगल 9वें 5वें को 3 दृष्टियों से देख लेता है
और बृहस्पति 3-10 स्थान को देख लेता है। कितने से? 3 दृष्टियों से। इसीलिए कह दिया जाता है, इसको देखेंगे लाभ में बृहस्पति अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि 3-10 तीसरे से देख लेगा, किसको? लग्न को देख लेगा। तो ये महत्वपूर्ण है दृष्टियां। शनि जो है 7वें स्थान को मात्र जो है 75% दृष्टि से ही देखते हैं। अब आते हैं 7वीं दृष्टियां। सूर्य, चंद्र, बुध और शुक्र की जो है पूर्ण होती हैं। मंगल जो है 4, 8वें को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं और बृहस्पति 9वें और 5वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। शनि 3 और 10वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। ये दृष्टियों का रहा। तो इसीलिए मंगल जो है यदि लग्न में है तो कह दिया जाता है कि उतना मांगलिक नहीं, क्योंकि 7वें स्थान को मंगल जो है कितने से देखेंगे? तो मात्र 25% दृष्टि से ही देखते हैं। 12वें मंगल ज़्यादा बुरा है, क्योंकि लग्न से भी 12वें हो गए, अर्थात 12वें को भी बिगाड़ेंगे, 7वें स्थान को भी बिगाड़ देंगे, क्योंकि 8वीं दृष्टि जो है 7वें स्थान पर पड़ जाती है। तो इसलिए वो लग्न में मंगल के होने की अपेक्षा 12वें स्थान में मंगल का होना ज़्यादा बुरा है। तो ये इससे समझ में आएगा। उसी प्रकार से गुरु का त्रिकोण स्थान में होना, 1, 5, 9 स्थान में होना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यदि 1 में सर्वोत्तम स्थिति में हो जाते हैं, क्योंकि लग्न में ही होते हैं, दिग्बली भी होते हैं। 5वां स्थान देख लेंगे, विद्या बुद्धि को, विवेक को, मंत्र स्थान को, पूर्व पुण्य को, संतान स्थान को, और 9वें स्थान भाग्य स्थान को देख लेंगे, धर्म स्थान को देख लेंगे। अथवा 5वें में हैं तो 5वीं दृष्टि से 9वें को देख लेंगे और 9वीं दृष्टि से लग्न को देख लेंगे, 5म में रहेंगे ही। तो उसी प्रकार से 9वें में हो जाएंगे तो पुनः जो है लग्न को और 9वें को देख लेंगे। और उसके बाद से इनकी जो तीसरी ये 3 और ये 10 दृष्टि है, ये भी अच्छी स्थिति हो जाती है। तो ग्रहों के फलादेश में ये विशेष स्थान है। और इस दृष्टियों के क्रम में देखेंगे जो सूत्र आता है कि कोई भी ग्रह अपने से 6वें चला जाए, 8वें चला जाए, 12वें चला जाए तो बहुत बुरा है। उसमें भी मैं कहूँगा कि कोई भी ग्रह अपने से 8वें चला जाए, 12वें चला जाए तो ये बहुत बुरा है। ये क्यों बुरा है? क्योंकि यदि 6वें चला जाता है तो भी 4थी और 8वीं दृष्टियां उसकी अपने भाव पर पड़ जाती हो। यदि मंगल है अपने से 6वें गया तो उसकी 8वीं दृष्टि पूरी दृष्टि पड़ जाती है उसके अपने स्थान पर, तो वो बहुत कुछ संभाल लेता है। परंतु अन्य ग्रह भी 6वें जाएंगे तो उसकी 4थी दृष्टि, ये 4, 8 दृष्टियां सबकी, किसी की 1 पाद और किसी की 2 पाद और किसी की 3 पाद, अर्थात 3 चरण दृष्टि पड़ ही जाती है। तो भी 6ठे जाना उतना बुरा नहीं, 8वें और 12वें जाना बहुत बुरा है, क्योंकि 8वें और 12वें जाने के बाद ग्रह अपने भाव को किसी भी दृष्टि से नहीं देख पाता है। अब यदि ग्रह 8वें और 12वें चला जाए अपने स्थान से, अब जिस भाव का वो स्वामी है वहाँ से वो 8वें और 12वें स्थित हो, अशुभ ग्रहों से पीड़ित भी हो जाए, पाप प्रभाव में भी हो जाए, जैसे राहु केतु के अक्ष में भी हो जाए, सूर्य से अस्त हो जाए, तो उस ग्रह के नैसर्गिक कारकत्वों और उस ग्रह की जो है स्वामित्व, अर्थात जिन भावों का वो ग्रह स्वामी है उन दोनों भावों का या एक भाव का और उसके जो नैसर्गिक कारकत्व हैं दोनों का जो है पूरी तरह से समापन हो जाता है, ग्रह फल करने में अक्षम हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी स्थिति, इसीलिए ये कही जाती है 8वीं और 12वीं। अब किसी किसी का कह देना आजकल बहुत प्रचलित है, जो कि ये अशास्त्रीय विधि है, कहीं से भी वो शास्त्र सम्मत नहीं है। वो ये कह देते हैं कि ग्रह अपने से, ग्रह एक राशि में है तो वो क्या करता है, अपनी दूसरी राशि के फल को बढ़ा देता है। तो मान लीजिए यहाँ 11 है, 10 नंबर है, शनि यहीं पे स्थित हैं, तो क्या शनि इस लग्न के प्रभाव को बढ़ा देंगे? और मान लीजिए यहाँ से 1, 2, 3, 4 यहीं पे मंगल हो और यहीं पे राहु हो और यहीं पे केतु हो
अब राहु केतु के अक्ष में भी शनि आ गए। मंगल नवम से 1, 2, 3 और 4 इसको देख लिए। अब शनि ये इस लग्न के स्वामी हैं, तो ये अपने से 12 में चले गए। कोई भी दृष्टि शनि की दूसरी नहीं होती है। शनि की दृष्टियों को सबको देख लीजिए, दूसरी दृष्टि कोई नहीं होती, 12वीं दृष्टि कोई नहीं होती, एकादश दृष्टि कोई नहीं होती और छठी दृष्टि भी कोई नहीं होती। तो इस भाव के लिए शनि तो अच्छे हो गए, उसी भाव में उस भाव की वृद्धि कर देंगे, लेकिन लग्न की हानि ये करेंगे ही करेंगे। अपनी राशि में है तो जब षडबल निकाला जाएगा तो थोड़ा सा इनको लाभ मिल जाएगा, फिर भी यहाँ पे ये दिग्बलहीन हो जाएंगे। यहाँ पे दिग्बली होते हैं, यहाँ पे लग्न में दिग्बल शून्य हो जाते हैं। तो ग्रह दिग्बल मतलब 16% हीन हो गया, अशुभ ग्रहों से विकसित हो जाएगा तो भी षडबल में कमी आ जाएगी, ग्रह निर्बल हो जाएगा। ग्रह निर्बल हो जाएगा तो स्थान भाव में बुरा फल करेगा। अब इस जातक को लग्न से संबंधित जो भी फल हैं वो बहुत ही कठिनाई से प्राप्त होंगे, सीधे तो नहीं मिलने वाले हैं। अब इस जातक को शनि की उपासना विशेष तौर पे करनी ही करनी पड़ेगी, नहीं तो जातक जो है प्रवास में रहेगा, विदेश में चला जाएगा, अपने स्थान से दूर चला जाएगा, इसको अपने परिश्रम का फल नहीं मिलेगा, इसके सर में कोई पीड़ा हो सकती है। और यदि लग्न पे भी कोई अशुभ प्रभाव आ जाए तो निश्चित तौर पे जातक जो है काफ़ी बुरी स्थिति में रहेगा। तो यह अपनी दूसरे भाव के प्रभाव को बढ़ाने में अक्षम है, पूरी तरह से नहीं बढ़ा पाएगा। उसी प्रकार से एक और स्थिति हम व्यवहार में और बताते हैं। यहाँ पे यदि ग्रह है और इस स्थिति में है, यहाँ पे मान लीजिए 1 है और यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 8 है, मंगल यहाँ पे बैठा है। अब क्या इस दूसरे अपने को बढ़ावा, छठी दृष्टि मंगल की नहीं होती है, कोई नहीं होती। अब संतान प्राप्ति के लिए कोई भी अशुभ प्रभाव यदि पंचम स्थान पे पड़ गया तो इस जातक को संतान प्राप्ति के संबंध में विशेष परेशानी होनी ही होनी है। ये मेरा जो है अभी पत्रिका एक मिली है और वो कोल इंडिया में मैनेजर हैं, अच्छे सैलरी है, अच्छी पैकेज है, 6-7 साल 8 साल विवाह हो गया। ज्योतिषियों ने उनके सारे उपाय बता दिए और राहु की महादशा में है और गुरु भी उनका राहु केतु के अक्ष में है। शनि यहाँ एकादश में उच्च के हैं, लेकिन उच्च पद मिल जाएगा। अशुभ दृष्टि हो गई पंचम पे, राहु की भी दृष्टि, राहु की दशा है, 5-7 साल हो गया। नासिक में गए, महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान भी कराया, संत गोपाल मंत्र का अनुष्ठान भी कराया, तो भी इस जातक को अभी संतान की उत्पत्ति नहीं हुई। लग्न में हंस महापुरुष योग बना करके गुरु बैठे हुए हैं, तो भी क्यों? क्योंकि ये भाव और भावेश बुरी तरह से चरमरा गया, कारक भी पीड़ित है। अब फिर भी कारक गुरु है, गुरु को बलवान बनाया जाएगा और जब गुरु की दशा आएगी तो इनको पुत्र उत्पत्ति या संतान उत्पत्ति अवश्य होगी। लेकिन अब इनको गुरु को विशेष बल दिलवाया, हमने गुरु दिलवाया है और कहा है कि जब गुरु की दशा आएगी तो आपको निश्चित तौर पे होगी, इधर नहीं होगी। मंगल तो भी विशेष परेशानी, अब मंगल को इनको विशेष पूजा जप अनुष्ठान आदि करने ही होंगे, बहुत इससे भी बहुत अधिक ये करा चुके हैं तो भी नहीं होगा। अब गुरु को सक्रिय करना होगा, गुरु बलवान होंगे, गुरु पे ही निर्भर करेगा। अब वो भी होगा या नहीं होगा पूरी गारंटी नहीं दी जा सकती, क्योंकि पंचम विशेष पीड़ित है। अब यदि ये दूसरे राशि के प्रभाव को बढ़ा देता तो आज तक ये संतान के लिए क्यों परेशान है, क्यों झनकते? क्योंकि अपनी राशि का तो मंगल है, लेकिन यहाँ से 8वें है, पाप वो बोलते हैं पाप कर्तृ योग में है और भाव भावेश और कारक तीनों पीड़ित हैं। तो ये स्थिति ये यहाँ से समझ करके हमको निकालना है। तो ग्रहों का जो है प्रभाव इस प्रकार से अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।